वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत प्राचीन हिंदी इतिहास का एक पार्ट जिसे संगम युग या फिर संगम काल कहते हैं, तो उसे हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी वजह थी चोल वंश और पांड्य वंश, क्योंकि दोनों का इतिहास पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत भी है। और इसके बाद यह जो पूर्व मध्यकाल है वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग विजयनगर की ओर चलेंगे और बहमनी साम्राज्य देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। और उसके बाद सूफी आंदोलन होगा और मध्यकालीन भारत का सफर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, संगम युग को हम लोग पिछले वीडियो में राजनीतिक परिदृश्य तक देख चुके थे। कुछ फैक्ट बचे हुए हैं राजनीतिक परिदृश्य में, तो उसे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद समाज को देखेंगे, नारी को देखेंगे, उसके बाद धार्मिक स्थिति को देखेंगे। तो राजनीति को हमने पूरा देख लिया था, संगम कालीन राजनीतिक व्यवस्था को। उसके बाद हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था को शुरुआत किया था। तो कुछ फैक्ट बच गए थे जो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं संगम युग के सामाजिक व्यवस्था को, जो बचे हुए फैक्ट हैं, और उसके बाद समकालीन शिक्षा एवं नारी के स्थान को देखेंगे। तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करें। तमिल ग्रंथ पुरनानुरु के उल्लेख के अनुसार बेल्लाल जो कृषक वर्ग था, शासक वर्ग के समान ही प्रतिष्ठित। तो हमने बताया था कि किसानों के समुदाय को बेल्लाल कहा जाता था, और जो मजदूर किसान वर्ग होते थे उन्हें बेल्लाल कहा जाता था। और बेल्लाल जो होते थे वे धनी कृषक वर्ग होते थे, वे एक धनी संप्रदाय से आते थे। तो उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह शासकों के समान ही थी, शासक वर्ग के समान ही थी। तो तमिल ग्रंथ पुरनानुरु के उल्लेख के अनुसार बेल्लाल अर्थात कृषक वर्ग शासक वर्ग के समान ही प्रतिष्ठित। तो तमिल ग्रंथ पुरनानुरु में क्या लिखा गया है कि जो बेल्लाल थे अर्थात कृषक वर्ग थे, उनका सम्मान, जो उनका जो प्रतिष्ठा था वह शासक वर्ग के समान ही था। राज दरबार में कवि के रूप में ब्राह्मणों का स्थान। तो राज दरबार में कवि के रूप में ब्राह्मणों का स्थान होता था। तो ब्राह्मणों का स्थान राज दरबार में किस तरह होता था? तो कवि की तरह, कवि के रूप में, याद रखेंगे। चोल राजा करिकाल के द्वारा एक कवि को 16,000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया गया। तो इंपॉर्टेंट है कि चोल राजा करिकाल ने एक कवि को 16,000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। तो याद रखेंगे कि चोल राजा करिकाल था जिसने एक कवि को 16,000 सोने की मुद्राओं से पुरस्कृत किया। खेती मजदूर के अतिरिक्त पशु खाल एवं चर्म का काम करने वाले क्या कहे जाते थे? तो पेरियार कहे जाते थे। तो जो मजदूर खेती करने के अतिरिक्त पशु की खाल एवं चमड़े का काम करते थे, पशु की खाल बेचते थे और उसके बाद चमड़े का काम करते थे, पशु की खाल से कई चीजों का निर्माण करते थे, तो उन्हें पेरियार कहा जाता था। तो खेती मजदूर के अतिरिक्त पशु खाल एवं चर्म का काम करने वाले क्या कहे जाते थे? तो पेरियार कहे जाते थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शिकारियों और जिसे बाघिकों कहा जाता था, बाघिकों की जाति एनियर, जो शिकारी होते थे अर्थात बाघिक होते थे, उनकी जाति एनियर कही जाती थी। तो शिकारियों अर्थात बाघिकों की जो जाति थी वह एनियर कही जाती थी, अर्थात शिकारियों को बाघिक कहा जाता था, याद रखेंगे। और उनकी जाति एनियर कही जाती थी। तमिल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर रहने वाली जातियां मलवर और कलवर, इनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट था।
तो तमिल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर जो जातियां रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो मलवर और कलवर, और इनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था। ये लूटपाट करते थे। तो तमिल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर रहने वाली जातियां कौन कौन सी थी? तो मलवर और कलवर, और इनका उद्देश्य लूटपाट करना था, लोगों को लूटना था। याद रखेंगे। धनी यवन लोगों का निवास स्थल मलवर कहा जाता था। तो जो धनी जवान लोग थे, यवन लोग थे, वे कहां पे रहते थे? तो मरुवर में। उनका निवास स्थान, रहने वाला जगह मरुवर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि धनी यवन लोगों का निवास स्थल क्या कहा जाता था? तो मरुवर। बेनीगर या वणिक वर्ग के द्वारा आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। तो जो बेनीगर होते थे, वणिक वर्ग होते थे, व्यापारी होते थे, वे आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों करते थे। अर्थात राज्य के अंदर में भी व्यापार करते थे और राज्य के बाहर भी। तो बेनीगर या वणिक वर्ग व्यापारियों को क्या कहा जाता था? हमने बताया था पिछले वीडियो में, उन्हें वेनिगर या वणिक वर्ग कहा जाता था। उनके द्वारा आंतरिक क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्र में सभी जगह व्यापार होता था। और धनी यवन लोगों का निवास स्थान क्या था? तो मरुवर कहा जाता था। संगम युग की विशिष्ट संस्था कलवारम। तो संगम युग में जो विशिष्ट संस्था थी उसे कलवारम कहा जाता था। तो संगम युगीन विशिष्ट संस्था को क्या कहा जाता था? तो कलवारम। समय के विषय में जानकारी जल घड़ी के द्वारा। तो संगम युग में समय की जानकारी के लिए किस चीज का प्रयोग होता था? तो जल घड़ी का प्रयोग होता था। तो समय के विषय में जानकारी किसके द्वारा होता था? तो जल घड़ी के द्वारा होता था। राजा के महल पर महिलाओं का पहरा। तो राजा के महल पर किसका पहरा होता था? तो महिलाओं का पहरा होता था। याद रखेंगे कि राजा के महल पर महिलाओं का पहरा होता था। तो यह तो था समाज जो कि संगम युगीन या संगम कालीन समाज था। इसके बाद संगम युगीन शिक्षा और नारी का स्थान। तो संगम कालीन शिक्षा एवं नारी का स्थान हम लोग देखें तो संगम कालीन समाज की सबसे बड़ी विशेषता सभी वर्गों में शिक्षा का समुचित प्रचलन, शिक्षा एवं साहित्य का स्वर्ण युग। तो संगम कालीन समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी कि सभी वर्गों में शिक्षा का समुचित प्रचलन करना। इसी कारण इस संगम युग को शिक्षा एवं साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर। याद रखेंगे तो जो शिक्षा और साहित्य था उसका स्वर्णिम युग कहा गया किसे? तो एजुकेशन एंड लिटरेचर का उसे कहा गया संगम युग को, द गोल्डन एज ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, दैट इज संगम युगा। तो संगम कालीन समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी सभी वर्गों में शिक्षा का समुचित प्रचलन। इसी कारण इसे शिक्षा एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित तथा व्याकरण आदि विषयों पर। तो संगम युग में जो शिक्षा दी जाती थी वह किन किन विषयों पर दी जाती थी? तो विज्ञान पर, ज्योतिष पर, गणित पर और व्याकरण पर। तो विज्ञान, ज्योतिष, गणित और व्याकरण, इन सभी विषयों पर संगम युग में शिक्षा दी जाती थी। याद रखेंगे। शिक्षकों को कणकाट्टम तथा विद्यार्थियों को पिल्लाई की संज्ञा
अर्थात शिक्षकों को क्या कहा जाता था संगम युग में, तो कणकाटम कहा जाता था, जबकि विद्यार्थियों को पिल्लय कहा जाता था। तो याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो संगम युग था, संगम काल था, उसमें शिक्षकों को क्या कहा जाता था, तो शिक्षकों को कणकाटम कहा जाता था, जबकि विद्यार्थियों को पिल्लय कहा जाता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र मंदिर तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, मंदिर था, तथा गुरु दक्षिणा देने की प्रथा का प्रचलन। तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र मंदिर था, अर्थात मंदिरों में ही शिक्षा दी जाती थी, और गुरु दक्षिणा देने की प्रथा का भी प्रचलन था। अर्थात शिक्षा जो होती थी उसका प्रमुख केंद्र मंदिर था, यानी कि शिक्षा मंदिर में दी जाती थी, और गुरु को दक्षिणा देने की भी प्रथा का प्रचलन था, अर्थात गुरु दक्षिणा भी दिया जाता था। चित्रकला या मूर्ति कला का विकास। तो संगम युग में चित्रकला और मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। याद रखेंगे कि चित्रकला और मूर्ति कला का भी विकास हुआ। मनोरंजन के साधन, शिकार खेलना, कुश्ती लड़ना, द्यूत, गोली खेलना, कविता, नाटक, नृत्य एवं संगीत। तो संगम युग में मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे, तो शिकार खेलना, कुश्ती लड़ना, द्यूत कीड़ा का मतलब होता है जुआ, जो कि महाभारत में खेला जाता था। महाभारत में जो पांचों पांडव और जो कौरव थे वे द्यूत खेला करते थे, अर्थात जुआ खेला करते थे। तो यह भी इनका मनोरंजन का साधन था। गोली खेलना अर्थात कंचे खेलना, जो ऐसे खेला जाता है। कविता, नाटक, नृत्य और संगीत। तो मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे संगम युग में? शिकार खेलना, कुश्ती लड़ना, द्यूत क्रीड़ा, गोली खेलना, कविता, नाटक, नृत्य एवं संगीत। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन थे? तो याल, जो कि तार युक्त होता था। याल सबसे प्रमुख, यह पूछा गया फैक्ट है। याल का प्रयोग किस युग में होता था? तो संगम युग में। जो तार युक्त था, तार के द्वारा बजाया जाता था। पेरियाल, फ्लाईयाल और सेनगोट्रिपपाल। तो प्रमुख वाद्य यंत्र अर्थात बजाने वाले यंत्र कौन कौन से थे जो कि मनोरंजन के साधन थे संगम युग में? तो याल, जो कि तार युक्त था, फ्लाईयाल और सेनगोट्रिपपाल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है याल, जो कि तार युक्त था, पेरियाल, फ्लाईयाल और सेनगोट्रिपपाल। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को समाज में निम्न स्थान, कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था। तो पुरुषों की अपेक्षा संगम युग में महिलाओं को कम स्थान प्राप्त था, निम्न स्थान प्राप्त था, और महिलाओं के जन्म को अशुभ माना जाता था। किसमें? तो संगम युग में। याद रखेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को समाज में निम्न स्थान प्राप्त था और कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था। किसमें? तो संगम युग में। स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, पर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार और सामाजिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार। तो स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और सामाजिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी। तो स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, पर शिक्षा का ग्रहण का अधिकार और सामाजिक अनुष्ठानों में
भी भाग लेने का अधिकार था। पत्नी को घर में आदरणीय स्थान प्राप्त, लेकिन संगम युग में पत्नी को घर में आदरणीय स्थान प्राप्त था। तो घर में तो आदरणीय स्थान प्राप्त था, लेकिन कई प्रकार की उनमें पाबंदियां थी। तो पत्नी को घर में आदरणीय स्थान प्राप्त था, किस युग में? तो संगम युग में। नृत्य करने वाली स्त्री घर के लिए अशुभ। तो जो स्त्री नृत्य करती थी, डांस करती थी, वह घर के लिए अशुभ मानी जाती थी। तो नृत्य करने वाली स्त्री घर के लिए अशुभ। विधवाओं को आभूषण त्याग कर सिर मुड़वाने की प्रथा तथा कलश के साथ या बिना कलश के ही दफनाने की परंपरा। तो विधवाओं को आभूषण त्याग कर सिर मुड़वाने की परंपरा का प्रचलन था, और साथ ही साथ जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो कलश के साथ या बिना कलश के ही उन्हें दफनाने की परंपरा थी। तो विधवाओं को आभूषण त्याग कर सिर मुड़वाने की परंपरा थी, सिर मुड़वाने की प्रथा थी, और कलश के साथ या बिना कलश के ही मरने के बाद उन्हें दफनाने की परंपरा थी। परिवार कैसा था? तो पितृ सत्तात्मक था, अर्थात परिवार पर पिता का प्रभाव था, पुरुषों का प्रभाव था। तो परिवार जो था संगम युग में वह पितृ सत्तात्मक था। खेतों में काम करने वाली स्त्रियां निम्न वर्ग की। तो जो स्त्रियां खेतों में काम करती थी वह निम्न वर्ग की स्त्रियां होती थी, अर्थात उच्च वर्ग की स्त्रियां खेतों में काम नहीं करती थी। तो खेतों में काम करने वाली स्त्रियां कैसी होती थी? तो निम्न वर्ग की होती थी, लोअर कास्ट की होती थी। उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां जैसे ओवैयर और नचेलियर सफल कवित्री। तो यह हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ओवैयर और नचेलियर ये दो कवित्रियां हुई थी, किसमें? तो संगम युग में। तो ये उच्च वर्ग की स्त्रियां थी। तो उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां जैसे कि ओवैयर और नचेलियर ये दोनों एक सफल कवित्री थी, अर्थात महिला कवि थी, याद रखेंगे। विधवाएं स्वतः ही सती अर्थात स्वैच्छिक सती का प्रचलन। जो विधवा हो जाती थी स्त्रियां, वे स्वेच्छा से ही, अपनी इच्छा से ही सती बन जाती थी, अर्थात सती का मतलब होता है जिंदा ही चिता पर लेट जाना। तो उच्च वर्ग, तो विधवाएं स्वतः ही सती हो जाती थी, अर्थात स्वैच्छिक सती प्रथा का प्रचलन था। गणिकाएं एवं नर्तकियां प्रतियर एवं कणी गायचर। तो जो गणिकाएं होती थी अर्थात वैश्या होती थी, और जो नर्तकियां होती थी उन्हें प्रतियर एवं कणी गायचर कहा जाता था। तो गणिकाएं एवं नर्तकियां क्या कही जाती थी? तो प्रतियर एवं कणी गायचर कही जाती थी। एक पत्नी प्रथा का प्रचलन, पर संपन्न लोग के पास एक से अधिक पत्नी। हालांकि संगम युग में एक पत्नी की प्रथा का प्रचलन था, लेकिन जो उच्च वर्ग की स्त्रियां, संपन्न वर्ग के लोग थे, वे एक से भी अधिक पत्नियां रखते थे। तो संगम युग में एक पत्नी की प्रथा का प्रचलन था, लेकिन कुछ संपन्न लोग एक से भी अधिक पत्नी रखते थे। प्रेम विवाह पंचतीर्णय, एक पक्षीय प्रेम कैक्कीनय एवं अनुचित प्रेम पेरुंदीनय। तो जो प्रेम विवाह होता था उसे पंचतीर्णय कहा जाता था। एक पक्षीय प्रेम अर्थात एक पक्ष प्रेम करता था और दूसरा पक्ष राजी नहीं था, तो उसे कैक्कीनय कहा जाता था। जबकि अनुचित प्रेम, जो प्रेम उचित नहीं था, उसे पेरुंदीनय कहा जाता था। तो प्रेम विवाह को पंचतीर्णय
एक पक्षीय प्रेम को कैकिनय और अनुचित प्रेम को पेरुंदिनय कहा जाता था। तो यह तो था समकालीन शिक्षा एवं नारी की स्थिति, नारी का स्थान। अब हम लोग संगम कालीन धार्मिक स्थान पर आते हैं कि संगम युग में धार्मिक स्थिति कैसी थी, धर्म के प्रति लोगों का विचार और समाज कैसा था, धार्मिक समाज कैसा था। तो वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म का सबसे अधिक प्रचलन। तो संगम युग में वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म इन दोनों का सबसे अधिक प्रचलन था। तो संगम युग में वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म इन दोनों का सबसे अधिक प्रचलन था। ब्राह्मण राजा के पुरोहित होते थे और बदले में दान प्राप्त करते थे। जो ब्राह्मण होते थे वे राजा के पुरोहित होते थे। जो राज ब्राह्मण होते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था और वे राजा से दान प्राप्त करते थे। राजा उन्हें भूमि, गाय, भवन और स्वर्ण मुद्राएं ये सभी दान करते थे। तो ब्राह्मण राजा के पुरोहित होते थे और बदले में दान प्राप्त करते थे। उपासना मुरुगन, शिव, बलराम, कृष्ण। मुरुगन शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय की उपासना सर्वाधिक पुरानी। याद रखेंगे कि संगम युग में किस किस देवता की उपासना की जाती थी, कौन कौन से भगवान की उपासना की जाती थी अर्थात पूजा की जाती थी। तो मुरुगन की जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता था इस संगम युग में, मुरुगन अर्थात कार्तिकेय, जो कि शिव जी के और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं, कृष्ण ये गणेश जी के भाई। तो उनकी पूजा होती थी। मुरुगन, शिव, बलराम एवं कृष्ण की पूजा होती थी। मुरुगन जो कि शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय थे, उनकी उपासना सर्वाधिक प्राचीन थी, सर्वाधिक पुरानी थी। तो संगम युग में जो उपासना होती थी वह मुरुगन, शिव, बलराम एवं कृष्ण की होती थी, जिसमें मुरुगन अर्थात शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिकेय, उनकी उपासना सर्वाधिक प्राचीन थी, सर्वाधिक पुरानी थी। मुरुगन का अन्य नाम सुब्रमण्यम, ये कालांतर में बना। कालांतर का मतलब होता है पहले मुरुगन कहा जाता था, लेकिन बाद में यह शब्द मुरुगन के लिए विकास किया गया। कौन? सुब्रमण्यम। और फिर उसके साथ बेल्लन जोड़ा गया। बेल्लन इसलिए क्योंकि इनका जो मुख्य अस्त्र था वह बेल्ल था अर्थात बर्छी था। तो इसी कारण इस मुरुगन को बाद में सुब्रमण्यम भी कहा गया। कालांतर में यह शब्द जोड़ा गया सुब्रमण्यम और फिर वेल्लन भी कहा गया। तो मुरुगन का अन्य नाम क्या था? तो सुब्रमण्यम और वेल्लन। मुरुगन का मुख्य अस्त्र बेल अर्थात बर्छी, तो इसी कारण इन्हें बेलन कहा गया। किस युग में? तो संगम युग में। तो मुरुगन का जो मुख्य अस्त्र था वह बेल या बर्छी था। बेल का मतलब बर्छी होता है। किसानों के द्वारा इंद्रदेव, जिसे मडरम कहा जाता था, मडरम की पूजा, पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा। तो जब खेती बाड़ी कट जाता था, फसल पक जाता था, तो उसे पुहार कहा जाता था। तो उसी कटाई के मौसम में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। तो किसानों के द्वारा मडरम की पूजा होती थी अर्थात इंद्रदेव की पूजा होती थी। और जब पुहार का वार्षिक उत्सव आता था अर्थात कटाई का विशेष पर्व आता था, तो इंद्र की उस समय विशेष पूजा होती थी। याद रखेंगे। तो इंद्रदेव को क्या कहा जाता था? मडरम। और इनकी पूजा किसके द्वारा? तो किसानों के द्वारा। विजय की देवी कोर्रालय। तो जब
ये संगम युग के जो शासक थे जीत कर आते थे तो किस देवी की पूजा करते थे? तो कोरलाय की पूजा करते थे, जो कि उनकी विजय की देवी थी, इष्ट देवता थी। तो विजय की देवी कौन थी? तो कोरलाय थी। किसमें? तो संगम युग में कोरलाय। उत्तर भारत में स्कंद कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध, जबकि तमिल प्रदेश में मुरुगन का प्रतीक कुक्कुट अर्थात मुर्गा, जिसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद था। तो उत्तर भारत में मुरुगन अर्थात कार्तिकेय, ये जो कि स्कंद कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध है, वे शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। जबकि तमिल प्रदेश में मुरुगन का जो प्रतीक था वह कुक्कुट अर्थात मुर्गा, जिसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा अर्थात भ्रमण करना पसंद था। याद रखेंगे। तो मुरुगन का मतलब तमिल प्रदेश में था कुक्कुट यानी कि मुर्गा, जो पर्वत शिखर पर भ्रमण करता रहता था, क्रीड़ा करता रहता था, घूमता रहता था। तो याद रखेंगे कि उत्तर भारत में स्कंद कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि तमिल प्रदेश में मुरुगन का जो प्रतीक है वह कुक्कुट अर्थात मुर्गा, जिसे पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना पसंद है, वह क्या है? तो प्रसिद्ध है। मुरुगन तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देवता, यह पूछा गया फैक्ट है कि तमिल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो मुरुगन, और यह उस समय में भी थे। तो मुरुगन तमिल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। संगम काल में तमिल प्रदेश में बलि प्रथा का प्रचलन, तो संगम काल में तमिल प्रदेश में बलि प्रथा का प्रचलन था, अर्थात बलि देने की प्रथा का भी प्रचलन था। मुरुगन की पत्नियों में करवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री, तो मुरुगन की पत्नी का नाम क्या था? करवस। करवस जो कि एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री थी। तो मुरुगन की पत्नियों में हालांकि कई और पत्नियां थीं, लेकिन मुख्य पत्नी यही करवस थी, जो पर्वतीय जनजाति की एक स्त्री थी। तो उसका नाम क्या था? करवस था। चेचक की देवी परशुराम की माता मरियम्मा, तो जब किसी को चेचक होता था तो उसको देवी के द्वारा संबोधित किया जाता था। तो आज भी चेचक होने पे उसे देवी कहा जाता है। तो उस चेचक की देवी कौन थी? तो संगम युग में परशुराम की माता मरियम्मा थी। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल, तो संगम युग में विष्णु को तमिल भाषा में क्या कहा जाता था? तो तिरुमल आज भी कहा जाता है। तो विष्णु का तमिल नाम क्या है? तो तिरुमल। याद रखेंगे। मणिमेखलाई में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन, तो मणिमेखलाई नामक महाकाव्य में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। तो मणिमेखलाई में कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। शिल्पाधिकारम में जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन, तो शिल्पाधिकारम में किस संस्थान का वर्णन है? तो जैन धर्म के। शिल्पाधिकारम में जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन है। देवताओं की पूजा अर्चना हेतु मंदिरों की व्यवस्था, जिसे नागर, कोट्टम, पुराई या कोली की संज्ञा, तो देवताओं की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों की व्यवस्था थी, जिसे नागर, कोट्टम, पुराई और कोली कहा जाता था। याद रखेंगे कि देवताओं की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों की व्यवस्था थी, जिसे नागर, कोट्टम, पुराई या फिर कोली कहा जाता था। धार्मिक कार्यों का अधिकांश आयोजन
खुले वृक्ष के नीचे। यद्यपि कि मंदिरों की व्यवस्था थी संगम युग में, फिर भी अधिकांश धार्मिक कार्यों का आयोजन खुले वृक्ष के नीचे ही होता था। तो मंदिर में केवल जो है देवताओं की पूजा होती थी, बाकी जो अन्य कार्य होते थे धार्मिक कार्य मंदिर के किनारे खुले वृक्ष के नीचे होती थी। तो धार्मिक कार्यों का अधिकांश आयोजन खुले वृक्ष के नीचे होती थी। धार्मिक कार्यों एवं यज्ञों का निष्पादन ब्राह्मणों के द्वारा। तो जो धार्मिक कार्य होते थे, यज्ञ होते थे, उनका निष्पादन किसके द्वारा होता था? तो ब्राह्मणों के द्वारा। अर्थात ब्राह्मण ही धार्मिक कार्य एवं यज्ञ करवाते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म का समाज में नाम मात्र का प्रचलन। तो संगम युग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समाज में नाम मात्र का प्रचलन था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समाज में नाम मात्र का प्रचलन। वीर पूजा एवं सती पूजा का प्रचलन। तो जो युद्ध में सैनिक मर जाते थे उन्हें वीर कहा जाता था, तो उनकी पूजा की जाती थी। और साथ ही साथ जो सती चिता पर जलकर खाक हो जाती थी उनकी भी पूजा की जाती थी, जिसे सती पूजा कहा जाता था। तो संगम युग में वीर पूजा एवं सती पूजा का प्रचलन था। तो यह तो था संगम युगीन धार्मिक स्थिति। अब हम लोग देखेंगे संगम युगीन इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति को। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद संगम युगीन आर्थिक स्थिति को देखेंगे और उसके बाद हम लोग चेर, चोल और जो पांड्य वंश थे इस संगम युग में उसके शासकों को देखेंगे, उसके शासन व्यवस्था को देखेंगे और यह संगम युग समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग इस संगम युग के धार्मिक इतिहास को कंटिन्यू करेंगे, धार्मिक समाज को, इसके धर्म को, और उसके बाद आर्थिक स्थिति को देखेंगे और यह संगम युग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद संगम कालीन वंश को देखेंगे, चोर, चेल और पांड्य। तो चलिए, मणिमेखले में शैव धर्म में पालिक संप्रदाय का वर्णन। तो मणिमेखले में शैव धर्म में पालिक संप्रदाय का वर्णन किया गया है। शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखलय महाकाव्यों तथा कावेरी पट्टनम से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के संस्थानों का उल्लेख। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय महाकाव्यों सहित कावेरी पट्टनम से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थानों का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। सीमा की देवी बेलम्मा तथा चेचक की देवी शीतला माता, जो कि मरियम्मा कही जाती थी, यह परशुराम की माता थी। तो सीमा की देवी अर्थात बॉर्डर की देवी बेलम्मा कही जाती थी और चेचक की देवी कौन थी? तो शीतला माता, जिसे मरियम्मा कहा जाता था अर्थात परशुराम की माता। वन की देवी को कुडरै करडावल कहा जाता था, कुडरै करडावल, और इसकी तुलना देवी दुर्गा से की जाती थी। तो वन की देवी कुडरै करडावल और इसकी तुलना देवी दुर्गा से की जाती थी। तो यह तो था धार्मिक इतिहास संगम युग का। इसके बाद हम लोग देखते हैं संगम कालीन अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को। तो कृषि उत्पादन के रूप में गन्ना, रागी, चावल एवं कपास का उत्पादन। तो संगम युग में कृषि उत्पादन के रूप में गन्ना, रागी, चावल और कपास का उत्पादन होता था। चेर राज्य प्रसिद्ध कटहल, काली मिर्च, भैंस एवं हल्दी के लिए। तो चेर जो राज्य था वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो कटहल उत्पादन के लिए,
काली मिर्च के लिए, भैंस के लिए और हल्दी के लिए, क्योंकि कटहल, काली मिर्च, भैंस और हल्दी संगम युग में सबसे ज्यादा चेर राज्यों में पाए जाते थे। पारी जैसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य में अनेक प्रकार के अनाज, अनेक प्रकार के कंदमूल एवं फल की खेती। तो पारी एक छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य था जिसमें अनेक प्रकार के अनाज, अनेक प्रकार के कंदमूल और कई प्रकार की फलों की खेती होती थी। तमिल देश की भूमि अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध। तो तमिल देश की भूमि अपनी उर्वरता एवं उपज के लिए काफी प्रसिद्ध थी, याद रखेंगे। संगम कवियों का कथन, हाथी के लेटने के लिए जितनी भूमि की जरूरत पड़ती है उससे 7 व्यक्तियों के पेट भरने का अनाज मिल जाता है तथा एक वेली भूमि में 1 सहस्त्र कलम चावल पैदा होता है। इस प्रदेश की उर्वरता के दीप्त के प्रमाण। तो इस प्रदेश की उर्वरता की को प्रमाणित करने के लिए, अर्थात यह बहुत ज्यादा उपज वाला क्षेत्र था तमिल प्रदेश। तो इस संबंध में तमिल कवियों ने क्या कहा है इस प्रदेश के बारे में कि हाथी के लेटने के लिए जितनी भूमि की जरूरत पड़ती है उससे 7 व्यक्तियों के पेट भरने का अनाज मिल जाता है। अर्थात एक हाथी के लेटने के जो स्थान होते हैं उतना ही भूमि में 7 व्यक्तियों के पेट भरने का अनाज पैदा हो जाता था। कहां पे? तो संगम युग में। तथा एक वेली भूमि में 1 सहस्त्र कलम चावल पैदा होता है। अर्थात एक वेली का मतलब हो गया एक किसान के द्वारा एक कट्ठे में उपज की गई भूमि में 1 सहस्त्र कलम अर्थात 100 लोगों के लिए चावल पैदा हो जाता है। और इस प्रदेश की उर्वरता के दीप्त के प्रमाण जो यह बताता है कि यह प्रदेश कितना उपज था। कृषकों में संगम काल में बेल्लार वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान, जिसके 2 भाग, संपन्न कृषक या वेल्लाल वर्ग। इसकी नियुक्ति सेना एवं प्रशासकीय कार्य हेतु। दूसरा था विपन्न या मजदूर कृषक वर्ग, स्वयं की जमीन नहीं और इनके द्वारा संपन्न बेलालों की जमीन पर काम करके अपना जीवन यापन। तो याद रखेंगे कि संगम काल में कृषकों के लिए जो बेल्लाल वर्ग था उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो कृषकों को बेल्लाल कहा जाता था और यह 2 प्रकार के होते थे। एक संपन्न कृषक जिसे बेल्लाल वर्ग कहा जाता था और इनकी नियुक्ति सेना एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए होता था। और दूसरा था विपन्न अर्थात गरीब या मजदूर कृषक वर्ग जो स्वयं की जमीन नहीं थी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और ये संपन्न वेलालों की जमीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। मजदूर कृषक वर्ग की संख्या अधिक और इनके प्रमुख बेलारी। तो यह पूछा गया फैक्ट है कि जो संगम युग में मजदूर कृषक वर्ग होते थे उनकी संख्या अधिक होती थी और उनके प्रमुख को बेलारी कहा जाता था, याद रखेंगे। अनाज अर्थात धान विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम क्या था? अनाज यानी कि धान, अर्थात धान को देकर किसी अन्य वस्तु को लिया जाता था। तो धान जो था वह विनिमय का माध्यम था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग, बेनिगर या वणिक वर्ग, जिसके द्वारा आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का संचालन। तो हमने बताया था कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया? तो बेनिगर कहा गया या फिर वणिक वर्ग कहा गया, जो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों का संचालन करते थे। संगम कालीन विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग पुहार बंदरगाह से संचालन। तो संगम युग में सबसे अधिक विदेशी व्यापार कहां से होते थे? तो पुहार बंदरगाह से, याद रखेंगे। कहां से? तो पुहार बंदरगाह से। संगम कालीन प्रदेश में यवनों की संख्या अधिक। इसका प्रमाण पुहार, तोंडी, मुसिर एवं बज्जी स्थलों की खुदाई के अवशेष से। तो संगम काल में यवनों की संख्या अधिक थी, अर्थात अफगानिस्तान के जो यवन थे उनकी संख्या अधिक थी
और इसका पता कहां से चलता है तो पुहार, टोंडी, मुसीर एवं वज्जी के स्थलों की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर। अर्थात इन क्षेत्रों में जो यवन थे अधिक रहते थे। चेरों की प्रारंभिक राजधानी करूर में किए गए उत्खनन में रोमन सुराहियों के टुकड़े एवं रोमन ताम्र सिक्के प्राप्त। तो चेरों की प्रारंभिक राजधानी करूर में जब उत्खनन किया गया तो रोमन सुराहियों के टुकड़े मिले और रोमन ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए। अर्थात रोमन तांबे के सिक्के एवं रोमन सुराही प्राप्त हुए। यवन लोगों के द्वारा सोना का निर्यात किस चीज पर तो जहाज पर लाद कर, और काली मिर्च एवं अन्य वस्तुओं का आयात कहां से तो मुखबिरी बंदरगाह पर। तो याद रखेंगे कि यवन लोग सोना का निर्यात करते थे, कहां किस चीज पर तो जहाज पर लाद कर, और काली मिर्च एवं अन्य वस्तुओं का आयात करते थे, कहां से तो मुखरी बंदरगाह पर। याद रखेंगे कि सोना का निर्यात करते थे जहाज पर लाद कर, और उसके बाद काली मिर्च एवं अन्य वस्तुओं का आयात करते थे, कहां से तो मुखीरी बंदरगाह पर। विशाल वाणिज्यिक केंद्र पुहार का कावेरी पट्टनम, इसका उल्लेख टॉलमी के द्वारा खबेरिस के रूप में। तो याद रखेंगे कि संगम युग का विशाल वाणिज्यिक केंद्र कौन था, अर्थात व्यापारिक केंद्र, तो पुहार का कावेरी पट्टनम, और टॉलमी ने इसका उल्लेख किस रूप में किया है तो खबेरिस के रूप में। अर्थात पुहार के कावेरी पट्टनम को टॉलमी ने खबेरिस कहा है। अन्य समुद्री बंदरगाह नीरपेयाऊ, यहां पर पश्चिम से घोड़े एवं उत्तर से उत्पादित वस्तुओं का विक्रय। तो अन्य जो समुद्री बंदरगाह था उसका नाम था नीरपेयाऊ, जहां पर पश्चिम से घोड़े एवं उत्तर से उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता था। याद रखेंगे। पूरा व्यापारिक संघ मणिग्रामम, नाना देशीस, वलंजियर, वलगय, इलंगय आदि। तो कुछ व्यापारिक संघ भी थे जैसे कि मणिग्रामम, नाना दशीस, वलंजियर, उसके बाद वलगय और इलंगय। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार तत्कालिक नगर अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र, जहां पर वस्तुओं को एकत्र कर भारत के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता था। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या पता चला कि तत्कालिक नगर था अरिकमेडु। तो अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां पर वस्तुओं को एकत्र कर भारत के विभिन्न भागों में निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था। रोमन सम्राट ऑगस्टस तथा टिबेरियस, याद रखेंगे, ऑगस्टस तथा टिबेरियस के मुहर वाले सोने के सिक्के मुजरिस, पुहार एवं अरिकमेडु से प्राप्त। तो रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर और टिबेरियस के मुहर कहां से मिले, मुहर वाले सोने के सिक्के कहां से मिले तो मुजरिस से, पुहार से और अरिकमेडु से प्राप्त हुए। मुजरिस में रोमन सम्राट ऑगस्टस के मंदिर का निर्माण रोमनों के द्वारा। तो मुजरिस में रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो रोमनों के द्वारा। चेर, चोल एवं पांड्य तीनों का संगम स्थल तिरक्का पुलियर। तो हमने बताया था कि चेर, चोल और पांड्य तीनों एक दूसरे से कहां मिलते थे तो तिरुक्का पुलियर में। अर्थात यह तिरुक्का पुलियर तीनों राज्यों का संगम स्थल था। सूती वस्त्रों का प्रमुख बाजार उरैयर, यहां की महीन सूती वस्त्रों की विश्व बाजार में खपत। तो संगम युग में सूती वस्त्र का सबसे प्रमुख बाजार कौन था तो उरैयर था, जहां की महीन सूती वस्त्रों की पूरे विश्व में बाजार में खपत थी। सर्वदेशीय नगर पुहार, विविध भाषाएं बोलने वाले देश विदेश के नागरिकों का सौहार्दपूर्ण स्थल तथा सालीपुर बंदरगाह। तो सर्वदेशीय नगर अर्थात सभी देशों के लोगों का स्थल कौन था जहां पे सभी देशों के लोग रहते थे, वह पुहार था, जहां पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले देश विदेश के
नागरिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे के साथ रहते थे। और दूसरा जगह था सालीपुर का बंदरगाह, वहां से लोग आते जाते थे। तो सालीपुर बंदरगाह और पुहार ये सर्वदेशीय नगर थे। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग सौहार्दपूर्ण रहते थे। मुख्य निर्यातक वस्तुएं काली मिर्च, हाथी दांत, समुद्र की मोती, मलमल, रेशमी कपड़े, कीमती रत्न, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि। तो संगम युग में कौन कौन से वस्तुओं का निर्यात होता था? तो काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, समुद्री मोती, मलमल, रेशमी कपड़े, कीमती रत्न, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि। मुख्य आयातक वस्तुएं अर्थात कौन सी वस्तु आयात की जाती थी? तो कांच, परवाल, मूंगा, शराब, सोना, तांबा, चांदी, सिक्के आदि। तो कांच, परवाल, मूंगा, शराब, सोना, तांबा, चांदी, सिक्के ये सभी वस्तुएं आयात की जाती थी अर्थात खरीदी जाती थी। रोमन साम्राज्य के अतिरिक्त तमिल प्रदेशों का व्यापार मिस्र, अरब, चीन एवं मलय द्वीप से। तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार तो था ही इस संगम युग का, साथ ही साथ मलय द्वीप, मिस्र, अरब और चीन के साथ भी इनका व्यापार था। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा अर्थात केन्नौर, तोंडी, मुसरी और नेल्सिंडा तक। तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कहां तक थे? तो नौरा अर्थात केन्नौर, तोंडी, मुसरी और नेल्सिंडा तक था। संगम युगीन राज्यों के कुछ भागों से नीरा अर्थात 54 ईस्वी से 68 ईस्वी के सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त। तो संगम युगीन राज्यों के कुछ भागों से नीरा के सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। कब? तो 54 ईस्वी से 68 ईस्वी के बीच। इसके बाद स्ट्रैबो के अनुसार ऑगस्टस सीजर के दरबार में किसी पांड्य नरेश के द्वारा दूसरी शताब्दी में एक दूत मंडल भेजा गया जिसका उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना था। तो स्ट्रैबो ने क्या कहा कि ऑगस्टस सीजर के दरबार में किसी पांड्य नरेश के द्वारा दूसरी शताब्दी में एक दूत मंडल भेजा गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाना। अन्य व्यवसायिक वर्ग पुलैयन जो रस्सी बनाने वाला था, चरवाहे, एनियर अर्थात शिकारी, मछुआरे, कुम्हार, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई आदि। तो कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय होते थे जैसे कि पुलैयन अर्थात रस्सी बनाने वाला, चरवाहा खेती अर्थात पशु पालन भी था। उसके बाद एनियर अर्थात शिकारी, शिकार का भी व्यवस्था था। मछुआरे अर्थात मत्स्य पालन भी होता था। कुम्हार अर्थात चाक भी बनता था, मिट्टी के बर्तन। लोहार अर्थात लोहे की बर्तन और लोहे के अन्य सामग्री बनते थे। स्वर्णकार अर्थात सोने का आभूषण और सोने की व्यवसाय भी थी। बढ़ई लकड़ी का भी व्यापार था। मलवर नाम के लोगों का व्यवसाय डाका डालना। तो मलवर और कलवर इसके बारे में हमने बताया था कि ये लोग सीमावर्ती इलाके में रहते थे और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो डाका डालना। तो मलवर नाम के लोगों का व्यवसाय क्या था? डाका डालना। संगम कालीन बाजार अवणम। तो संगम काल के बाजार को क्या कहते थे? अवणम कहा जाता था, अवनम। संगम काल के व्यापार के विषय में विस्तृत जानकारी पहली सदी में किसी अज्ञात रचयिता के द्वारा लिखी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संगम युग के व्यापार के विषय में सबसे अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी किससे मिलती है? तो पहली सदी में लिखी गई किसी अज्ञात रचयिता के द्वारा पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से, जो संगम युग के व्यापार के विषय में सबसे अधिक जानकारी देता है। संगम युग में व्यापारी कार्य करने वाले स्थल सार्थवाह, मासातवान तथा समुद्री सार्थवाह मानमिकन कहे जाते थे। अर्थात संगम युग में जो व्यापारी स्थल मार्ग से व्यापार करते थे उन्हें मासातवान कहा जाता था
और जो समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे उन्हें मानमिकन कहा जाता था। याद रखेंगे, कृषि देश की आर्थिक स्थिति का मूल आधार, तो कृषि उस संगम युग के आर्थिक स्थिति का मूल आधार था। याद रखेंगे, सिंचाई के साधन नदी एवं तालाब, तो संगम युग में सिंचाई के साधन क्या थे? तो नदी और तालाब थे। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर, जो कुल उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संगम युग में राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो भूमि कर, अर्थात भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स, जो कुल उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। तो भूमि कर कितनी ली जाती थी? तो कुल उपज का 1/6 भाग। पारी नामक राज्य कटहल और शहद के लिए प्रसिद्ध था। तो पारी नामक राज्य कटहल और शहद के लिए काफी प्रसिद्ध था, अभी हमने बताया था। अरिकमेडू से रोमन लोगों की बस्ती तथा रोमन सम्राट ऑगस्टस एवं टिबेरियस की सोने की मुहर प्राप्त, अभी हमने बताया कि अरिकमेडू से रोमन लोगों की बस्ती की प्राप्ति हुई और साथ ही साथ रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर और टिबेरियस की सोने की मुहरें प्राप्त हुई। कृषि के अतिरिक्त वस्त्र उद्योग उन्नत, उरैया तथा मदुरई वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। तो कृषि के अतिरिक्त जो वस्त्र उद्योग था वह काफी उन्नत था और उरैयार और मदुरई वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। विनिमय का मुख्य साधन पंडी, पंडी अर्थात अनाज अर्थात धान। तो विनिमय का मुख्य साधन क्या था? एक्सचेंज का। तो पैसा नहीं चलता था, अनाज चलता था। तो विनिमय का मुख्य साधन क्या था? पंडी था। दक्षिण भारत में कृषि का विस्तार अगस्त्य ऋषि के द्वारा। तो दक्षिण भारत में कृषि का विस्तार किसके द्वारा हुआ? तो अगस्त्य ऋषि के द्वारा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख, जो सिंध से कन्याकुमारी तक था। तो याद रखेंगे कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है, जो कहां तक फैला था? तो सिंध से लेकर कन्याकुमारी तक। भूमि मापन की इकाई वैली या माहोती। तो भूमि मापने की इकाई क्या थी? वैली, उसे माहोती भी कहा जाता था। तो भूमि मापन की इकाई क्या थी? वैली या माहोती। अनाज की माप अंबानम। तो अनाज की माप किससे की जाती थी? अंबानम से, अर्थात अनाज को मापने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल होता था उसे अंबानम कहा जाता था। छोटे माप अलाकू। छोटे माप को किससे मापते थे? तो अलाकू से मापते थे। छोटे माप की इकाई क्या थी? अलाकू थी। यूनान के दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से लिए गए। तो यूनान जो था उसका दक्षिण भारत के साथ व्यापार था, तो इसी कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से लिए गए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकमेडू को क्या कहा गया है? तो पोडुका कहा गया है। याद रखें कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकमेडू को पोडुका कहा गया है। तो यह तो था, समाप्त हुआ हमारा संगम युग। एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे अगले वीडियो में चेर वंश के साथ और पांड्य वंश के साथ और चोल वंश के साथ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक